अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम देखेंगे एक्सक्रीशन होती क्या है और ये देखेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे कैरी आउट होता है। बेसिकली चैप्टर नंबर 15 के 3 पार्ट्स हैं। पहले में हम बेसिक कंसेप्ट होमियोस्टेसिस का देखते हैं और साथ में ऑस्मो रेगुलेशन को भी स्टडी करते हैं और वो हमने स्टडी भी किया कि ऑस्मो रेगुलेशन है क्या, प्लांट्स, एनिमल्स और डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हुए प्लांट और एनिमल कैसे खुद को सरवाइव करते हैं। सेकंड पार्ट में हम ये देखते हैं एक्सक्रीशन क्या होती है और प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है, और इसमें हम डिटेल में ह्यूमन के अंदर भी एक्सक्रीशन को स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास थर्ड जो लास्ट पार्ट है चैप्टर का, वो हमारे पास थर्मो रेगुलेशन है। थर्मो रेगुलेशन में भी हम प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर इसका मैकेनिज्म चेक करेंगे थर्मो रेगुलेशन का, और ये देखेंगे इंसान के अंदर ये कैसे कंट्रोल होता है। तो हमने पहला जो इसका पार्ट था ऑस्मो रेगुलेशन, वो हमने पहले 3 लेक्चर में अच्छे से कवर कर लिया। अब लेक्चर नंबर 4 में हम एक्सक्रीशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एक्सक्रीशन होती क्या है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम कोई भी फूड को इनटेक करते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट नहीं होती। उनमें से हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायर होती है हमारी बॉडी उसको क्या एब्जॉर्ब कर लेगी, वो उनको डायरेक्ट नहीं करेगी बल्कि उसके मेटाबॉलिज्म होगी। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि ब्रेक डाउन होती है पार्टिकल्स की इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल, इतने स्मॉल के जिससे हमारी बॉडी जज़ब कर सके और जिसको मतलब वो एब्जॉर्ब करे एक हद तक। जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं करती, तो जितनी वो एब्जॉर्ब कर लेती है जो बाकी बचता है वो हमें पता है हम उसको क्या कहते हैं, वेस्ट। और जो मेटाबॉलिज्म के बाद वेस्ट बचता है उसे हम वेस्टफुल मेटाबॉलिटीज कहते हैं। और इनको क्यों फिर जिस्म से निकालना पड़ता है, क्यों? क्योंकि अगर ये वेस्टफुल मेटाबॉलिटीज हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएं तो ये टॉक्सिसिटी काज करते हैं और इलनेस का काज बनते हैं। और ये जो वेस्टफुल मेटाबॉलिटीज होती हैं इनमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन फिर उनके डेरिवेटिव्स। तो एक ऐसा प्रोसेस जिनमें हम क्या करते हैं, वेस्टफुल मेटाबॉलिटीज जिनके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड ज़्यादा पाए जाते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं, जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। तो इस जिस्म से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है इन्हें हम एक्सक्रीशन कहते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें कि जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स और जो लिपिड्स होते हैं ये फिर मेटाबोलाइज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, जो हमारे जिस्म से बाहर एक्सपेल हो जाते हैं। और जो प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है वो हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट डिफरेंट एनिमल के अंदर डिफरेंट फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। और जो हमारे पास कंसंट्रेटेड वेस्ट नाइट्रोजन होती है सेल के अंदर वो टॉक्सिक होती है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, एक्सक्रीशन के प्रोसेस से इनको बाहर निकालना पड़ता है। और जो एक्सक्रीशन है ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ये नहीं है कि जस्ट ह्यूमन के अंदर होगी तो बाकी एनिमल में नहीं होगी, या एक एनिमल में हो तो दूसरे में नहीं होगी। नहीं, ये तमाम लिविंग थिंग्स उसने लिखा हुआ है इसलिए कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स के अंदर ये होती है। और ये ह्यूमन लाइफ जो होती है ये जस्ट सिंपली हम लाइफ की बात करें किसी भी लिविंग थिंग की है तो उसके लिए एक एसेंशियल प्रोसेस है। तो नीचे डायग्राम में ये लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन कि जो हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं ये हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो एक्युमुलेट इकट्ठे हो जाएं जिस्म के अंदर तो वो क्या क्या काज करेंगे, टॉक्सिक या हार्मफुल इफेक्ट। तो अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन। तो अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। जैसे हमने पहले ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट में देखी थी तो अब हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर कैसे होगी। प्लांट्स के पास बहुत से मैकेनिज्म होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, तो लेकिन हम देखेंगे एक्सक्रीशन होगी किस चीज़ की।
प्लांट की तो होगी, प्लांट के अंदर ऐसा क्या है जिनकी एक्सक्रीशन होगी, तो उनको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको एक्सक्रीट होना होता है, हम उन्हें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है ऑक्सीजन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में हम देखेंगे ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर हम इसकी केमिकल इक्वेशन को देखें, जो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो 12 मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। ये जो लाइट और क्लोरोफिल है, इसके लिए कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के होने के लिए। अगर ये ना हो, इनमें से एक फैक्टर भी ना होगा, तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, तो हमारे पास ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन क्या वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि वाटर को वो फिर भी अपने लिए यूज करते हैं, ऑक्सीजन भी टू सम एक्सटेंट, जितनी उनको दिन के वक्त जितनी स्मॉल क्वांटिटी यूज होती है तो बस उनको रखते हैं और बाहर हमारे पास इन्वायरमेंट में सराउंडिंग में दे देते हैं। तो इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन है वो वेस्ट प्रोडक्ट है। सेकंड हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये हमारे पास रिस्पायरेशन के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, और ये भी हमारे पास क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो जो ये देखा गया है, जो रिस्पायरेशन होती है, ये रिवर्स प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। इसीलिए अगर हम उसकी इक्वेशन को देखें कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो दोनों, अब हम खुद अगर प्लांट्स की बात ना करें, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, तो वो जो इंसान होते हैं उसको क्या बाहर मुंह के ज़रिए, और जो बॉडी ऑर्गन होते हैं उनके ज़रिए फिर कहाँ से, मखसूस बॉडी ऑर्गन से वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। प्लांट की बात करें तो जब उनके अंदर वाटर भी होगा प्रोड्यूस, तो वो उसको भी बाहर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ये नहीं है कि उनसे क्या पानी टपकने लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मतलब स्टोमेटा के ओपनिंग की वजह से ट्रांसपायरेशन होगी और वहां से वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। जो थर्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारे पास, वो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, ये बहुत से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो कंपाउंड होते हैं इनको पहले स्टोर किया जाता है डिफरेंट प्रोसेस के लिए, लेकिन जब उनका वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो बाद में इनको रिमूव, जो बाकी बचते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो डिफरेंट मैकेनिज्म है एलिमिनेशन इन वेस्ट के लिए जो प्लांट्स के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो उसके लिए स्टोमेटा है। जो वाटर होता है इसको भी यूज़ किया जाता है प्लांट के अंदर, क्या करने के लिए, सेल के अंदर टर्जिडी पैदा करने के लिए। क्या, तनाव, मतलब प्लांट सीधा रहे, विल्ट्स मुरझाए नहीं। जो बाकी होगा, बाकी जो हमारे पास वाटर बचेगा, वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए बाहर निकल जाएगा। तो हमने ये देखा, ये जस्ट एक्सक्रीशन के प्रोडक्ट्स नहीं है, बल्कि ये यूज़ भी होते हैं। जो बाकी बचेगा, जो मैंने आपको बात बताई है पहले कि वो यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स को, जो बाकी बचता है वो उनके लिए वेस्ट हमारे पास प्रोडक्ट्स होता है। तो हमने देखा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। थर्ड में हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। 4 पॉइंट में उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास जो वाटर, ये मुकम्मल तौर पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि जितनी उनको ज़रूरत होती है वो अपने पास वाटर को रखते हैं, और जो बचता है वो उनको बाहर स्टोमेटा के ओपनिंग होने से ट्रांसपायरेशन का जो मैकेनिज्म होगा उसके ज़रिए वो बाहर इन द फॉर्म ऑफ वेपर वाटर को निकाल देते हैं। अब हम स्टडी करेंगे उन स्ट्रक्चर को जो कि वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में इस्तेमाल होते हैं, कि वेस्ट मटेरियल प्लांट के किन किन स्ट्रक्चर से बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वैक्यूल। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि वैक्यूल एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्लांट के सेल के बिल्कुल दरमियान में पाई जाती है, और बहुत ही ज़्यादा इसका साइज एज कंपेयर टू एनिमल वैक्यूल, इसका जो वैक्यूल का साइज होता है वो लार्ज होता है। तो क्या होगा कि जो सेल्स हैं, जो हमारे पास क्या है, सेल्स हैं, उनमें लार्ज वैक्यूल हैं जिनको यूज़ किया जाता है स्टोरेज ऑफ यूजफुल कंपाउंड, या फिर यूज़ किस लिए होते हैं, फॉर स्टोरेज ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस, दोनों के लिए यूज़ होते हैं।
फिर ये क्या होगा, तो फिर क्या है, ये स्टोर होते हैं प्लांट के जो वैक्यूल के अंदर ये चीज़ें, वेस्ट मटेरियल जो होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में इकट्ठी हो जाएं तो ये क्रिस्टल बना देंगी वैक्यूल के अंदर, मतलब एक जगह बहुत ज़्यादा इसका मैस इकट्ठा हो जाएगा। तो फिर प्लांट्स क्या वैक्यूल के ज़रिए, अब उन्होंने किस तरह वेस्ट को जैसे वैक्यूल ये समझ लें, अगर डिफरेंट जो वेस्ट मटेरियल है उनके लिए डस्टबिन के तौर पे काम कर रहा है। प्लांट्स के अंदर बहुत से वेस्ट होते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के नेचर के, जो कि स्टेज उनके लिए मखसूस आर्गन हैं, जैसे एक में हमने देखा वैक्यूल है, उनके अंदर वो इकट्ठे हो जाते हैं। जो हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर है जो कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल में इस्तेमाल होता है, वो है लीव्स। और जो लीव्स होते हैं ये हमारे पास मेजर होते हैं, मेजर स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। यहाँ बुक वाले ने एक बड़ी ही अच्छी लाइन लिखी है। मैं ज़्यादातर बुक की लाइंस यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स, क्योंकि बुक्स में ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं ना जो कि समझ नहीं पा रहे होते बुक्स की लाइन की, क्योंकि वो लिखी इस तरह होती हैं कि वो मिक्स कर जाती हैं नीचे वाली लाइन से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बुक की वर्डिंग यूज़ की है ताकि इसकी समझ आ सके, कोई बच्चा बाद में बुक से भी पढ़े तो उसे समझ आ जाए। लिखा हुआ है कि जो लीव्स हैं आर द प्रोमिनेंट ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए लीव्स प्रोमिनेंट मतलब सबसे बेहतर, सबसे क्या आला जो पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए, वो लीव्स होते हैं। और लिखा हुआ है कि जो लीव्स हैं आर डेस्टिन्ड टू फॉल, के ऑफ इनको इनकी किस्मत में ही गिरना होता है लीव्स की, कि इनकी किस्मत में ही पहले लिखा जा चुका होता है कि इनको गिरना है ट्री से। जब हमारे पास मौसम ख़िज़ां जिसे हम ऑटम कहते हैं वो आता है, जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के अंदर वो क्या होते हैं, वो मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, और लीव्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। और कुछ बल्ब्स होते हैं जैसे जिसे हम ब्लू बेल कहते हैं, वो अपने बल्ब को अंडरग्राउंड, जब वो नीचे गिरते हैं ज़मीन पर, बल्ब एक मखसूस हिस्सा होता है जो हमारे पास प्लांट का, उसे बल्ब वो उनके अंदर ऐसी सलाहियत होती है जो ग्रो कर सकते हैं बाद में अगर इनको सर्टेन कंडीशन दी जाए। तो जैसे हमारे पास ब्लू बेल है, उसके जो कुछ बल्ब्स होते हैं तो वो क्या होगा, जैसे ही वो नीचे गिरेंगे तो उनके बल्ब भी नीचे गिर जाएंगे अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर। दिस इज द रीजन एंड गार्डनर फाइंड रोटन ऑटम लीव्स एज अ गुड सोर्स ऑफ मिनरल। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, जैसे हमने पढ़ा। तो ये गार्डनर के लिए, जो बागबान होते हैं उनके लिए ये एक अच्छा मिनरल के तौर पर काम आ सकेगा। कुछ लोग मतलब एज खाद वगैरह जैसे वो न्यूट्रेंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये गला सड़ा जो उनका होता है मवाद लीव्स का, तो वो भी उन्हें न्यूट्रेंट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। कब, जब वो ज़मीन में गिर जाते हैं और पे काम करते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो लीव्स येलो हो जाते हैं, जो येलो लीव्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं ऑटम सीजन के अंदर। ये क्या होता है कि प्लांट्स इसमें अपने जो एक्सक्रीटा होता है उनका, उससे गेट रिड ऑफ, छुटकारा हासिल कर रहे होते हैं अपने वेस्ट, क्योंकि उनके लीव्स में क्या हो गया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वेस्ट इकट्ठा हो गया। तो वो जैसे ही ऑटम सीजन आएगा उन्हें अब मौका मिल गया कि वो आज कैसे अपने जो उनका वेस्ट मटेरियल है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, उससे वो छुटकारा हासिल कर सके और अपने लीव्स गिरा देते हैं। तो इस रीज़न की वजह से प्लांट को क्या एक्सक्रीटोफोर भी कहा जाता है लीव्स को, कि इससे हम क्या छुटकारा हासिल करते हैं एक्सक्रीट मटेरियल से। और ये भी एक देखने में आया है कि स्टडी के मुताबिक जो चेंज होता है कलर किन के अंदर, लीव्स के अंदर, ये नहीं है कि उनके अंदर क्या क्लोरोफिल की कमी हो गई, नहीं। जब उनके जो ऑटम के लीव्स को स्टडी किया गया, ये देखा गया कि जो लीव्स होते हैं इनके अंदर कंपाउंड ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं गिरने से पहले, और वो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, हैवी मेटल होते हैं, जो कि येलोइंग प्रोसेस को शुरू कर देते हैं लीव्स के अंदर। तो हरगिज़ ना समझिएगा कि इनके अंदर क्लोरोफिल की कमी की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर इतना ज़्यादा लोड हो जाता है वेस्ट मटेरियल का, जो केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, जिनकी वजह से लीव्स जो होंगे हमारे पास क्या येलो शो होंगे। इसके बाद हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर है जो कि इन्वॉल्व होता है इन रिमूवल ऑफ वेस्ट, तो वो हमारे पास स्टेम है। स्टेम क्या होता है, शूट सिस्टम का जो सबसे पहला हिस्सा होता है हम स्टेम कहते हैं, जो मिट्टी से थोड़ा सा ज़मीन के बाहर होता है, जो बिल्कुल एलोंगेट ऊपर की तरफ फॉरवर्ड करता जाता है। कुछ ट्रीज होती हैं जिनके अंदर एक मखसूस किस्म के केमिकल पाए जाते हैं उनकी ब्रांचेस के अंदर,
और उनका जो ट्रंक जिसे हम तन्ना स्टेम कहते हैं उसके अंदर, और ये ओल्ड जाइलम के अंदर ज़्यादा होते हैं जिनको वाटर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, मतलब उसमें से वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो वो जाइलम के अंदर कुछ केमिकल स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे पास स्टेम के अंदर हैं, और ये ज़्यादातर एक प्लांट है इबोनी, उसके अंदर ज़्यादा होते हैं जो कि ब्लैक वुड होगी सेंटर में। वैसे भी हम किसी पुराने ओल्ड ट्री को काटें तो हमें दरमियान में वो ब्लैक ब्लैक नज़र आता है। बाहर रिंग होंगी जिन्हें हम एनुअल रिंग कहते हैं, तो दरमियान में ब्लैक वुड होगी, तो वो जो ब्लैक वुड होगी उसमें केमिकल्स होते हैं, और ये वेस्ट होते हैं मटेरियल। जो प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं जो प्लांट पे स्टडी करते हैं उन्होंने बताया कि ये हमारे पास वेस्ट मटेरियल होते हैं। ख़ास तौर पे अगर ये नीम का दरख्त देखा जाए ना, इसके ऊपर थोड़ी गम गम सी भी नज़र आती है हमें लगी हुई, तो वो इसका एक्सक्रीटा, इसके जो एक्सक्रीटा मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वेस्ट मटेरियल को कहते हैं, तो वो उसका वहाँ से वेस्ट मटेरियल निकल रहा होता है। जो हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर है जो कि किसके अंदर, एक्सक्रीशन इन प्लांट के अंदर जो यूज़ होता है वो हमारे पास हैं रूट्स। जो कुछ प्लांट होते हैं वो सिक्रीट करते हैं वेस्ट कंपाउंड को सॉइल के अंदर, और ये क्या होगा, अब सॉइल के अंदर उन्होंने वेस्ट मटेरियल को छोड़ दिया, ये जहरीला मादा छोड़ दिया, तो क्या होगा, जो इंसेक्ट रूट्स के ऊपर अटैक करते थे वो नहीं कर सकेंगे। इससे ये प्लांट्स को अपना फ़ायदा होता है, बेनिफिट ये भी होता है, एक तो उनको वेस्ट मटेरियल निकाल रहे हैं वहाँ से, ये फ़ायदा हुआ, और ये हुआ कि उनके खिलाफ कोई इंसेक्ट वगैरह काम नहीं कर सकेंगे, और ये कोनिफर्स के ट्रीज में देखा गया है ज़्यादातर। इसके बाद हमारा जो सेकंड मेजर टॉपिक जो हमने इस लेक्चर में स्टडी करना है वो देखना है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन को रिकॉल करें कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट को हमने बाहर निकाला था जिसके अंदर ज़्यादातर नाइट्रोजन की मिकदार पाई गई थी, तो वो हमारे पास उस निकालने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो क्या एलिमिनेशन होगी वेस्ट मेटाबॉलिटीज़ का, जो कि प्रोडक्ट नीचे बताई गई हैं कौन कौन सी। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हम एनिमल के अंदर देख रहे हैं कि कौन कौन सी है। पहला है वाटर ड्यू टू इट्स रिमूवल इन हाइपोओस्मोटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, हाइपो का मतलब मैंने बताया था जिसमें क्या होगा, अब ऑस्मोटिक क्या होगा, जिसमें बैलेंस होगा, और बैलेंस कैसा, एक हाइपो हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर पानी कम था, सेल से बाहर ज़्यादा था। ठीक है, तो वो हाइपोऑस्मोटिक के वाटर जब होगा तो इट इज लेबल्ड एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन स्पेसिफिक कंडीशन, तो उसको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहेंगे कि कैसे मूवमेंट होगी वाटर की। तो मतलब वाटर कहाँ जाएगा, हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट में जिसमें पहले वाटर कम था, तो वाटर वहां पे जा रहा है, तो समझ लो इसको लीव कर रहा है, एनिमल को लीव कर रहा है। सेकंड हमारे पास है साल्ट कौन रिमूव करेगा, एनिमल करेंगे इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपर जहां पे पहले वाटर था तो वहां पर अब साल्ट वहां पर चला जाएगा उस एनवायरनमेंट में, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, वहां कम है, तो साल्ट क्या ट्रैवल कर जाएगा उस तरफ। और फिर हमारे पास आते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मेटाबॉलिटीज हैं उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जो नीचे बताई गई हैं। प्राइमरी जो कैटाबोलिज्म होगी, जो मतलब ब्रेक डाउन होगी लार्जर की, जो हमारे पास कैटाबोलिज्म एक मेटाबॉलिज्म की टाइप होती है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जब कैटाबोलिज्म होगी अमाइनो एसिड की, तो जो अमाइन ग्रुप है वो रिलीज होगा। जो इस रिलीज जो अमाइन ग्रुप होगा, इस प्रोसेस को हम डी अमाइनेशन भी कहते हैं। या फिर ये बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा बल्कि उसी मॉलिक्यूल के से जिसे में निकल रहा है उसके साथ एक मॉलिक्यूल होगा उसमें शिफ्ट हो जाएगा और ये दोबारा यूज हो जाएगा। जो अमाइनो ग्रुप होता है रीयूज नहीं हो सकता। रिसाइकलिंग ऑफ अमाइनो एसिड इज एसेंशियली डिजॉल्व इन वाटर, उसको किसमें, वाटर में डिजॉल्व होता है और एक्सक्रीट टू अवॉइड टॉक्सिक रेज इन प्लाज्मा, के प्लाज्मा के अंदर कोई ज्यादा टॉक्सिसिटी काज ना हो, इसलिए फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो हमने इस पॉइंट में देखा कि जो अमाइनो ग्रुप होता है वो दोबारा यूज नहीं होता। ऊपर लिखा हुआ है ना कि ये बाकी जो होगा रीयूज, लेकिन उन्होंने कहा कि रीयूज नहीं होता कि जिसकी रिसाइकलिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास वाटर के अंदर डिजॉल्व होना होता है और फिर वो टॉक्सिक लेवल अवॉइड कर देते हैं कि प्लाज्मा के अंदर हाई ना हो, तो इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर ये वेस्ट मैंने आपको बताया कि टॉक्सिसिटी काज करते हैं, अगर ये ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाएं तो ये कन्वुल्जन काज करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं
कि हमारे पास एक होती है अल्जीमर डिजीज़, उसमें जब बॉडी के अंदर एल्यूमिनियम ज़्यादा हो जाए, वो एक्सक्रीट ना हो, तो अल्जीमर डिजीज़ जिसमें हमारे पास क्या होगा कि मेमोरी लॉस वाले जो सिम्टम शो होते हैं। इसके अलावा कन्वुल्जन जैसे एपिलेप्सी में होता है, क्या मिर्गी के अंदर झटके लगते हैं, बंदा कोमे में जा सकता है या डेथ भी हो सकती है अगर इनको बाहर ना निकाला जाए वेस्ट प्रोडक्ट को। जो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होती है जो एनिमल जिनको एक्सक्रीट करते हैं वो किसमें, अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड की फॉर्म में होती है। ये हम छोटा सा एक पैराग्राफ ऐड किया गया है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक्सक्रीशन लोअर क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन प्लांट, जो प्लांट के अंदर ऐसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार कम पाई जाती है, वो हमारे पास क्रिएटिनिन है, क्रिएटिन है, ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड है, अमाइनो एसिड इसके अंदर इन अ वेरी स्मॉल के बहुत कम होती है, प्यूरिन पायरेमिडीन ये भी बहुत कम अमाउंट में पाई जाती है बॉडी के अंदर, और मेटाबॉलिज्म होती है प्यूरिन और पायरेमिडीन की, वो क्या होती है, बेस प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट ऑफ हाइपोजेंथीन, जेंथीन, यूरिक एसिड, एलेंटोइन, यूरिया और अमोनिया, इनके नाइट्रोजन वेस्ट हमारे पास क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। प्यूरिन में हमारे पास आपको पता है नाइट्रोजन जो हमारे पास डीएनए के 4 बेसिस होती हैं, एडिनिन, गुआनिन ये हमारे पास प्यूरिन में आती है, साइटोसिन और थायामीन ये हमारे पास किस में आती हैं, पायरेमिडीन में आती हैं। तो आज हमने देखा एक्सक्रीशन किसके अंदर, एनिमल और प्लांट्स। एनिमल में जस्ट हमने अभी देखा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट चेक किया कि ये होता क्या है, हमारे पास कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, उनकी हमने नेचर देखी है। इसको मजीद हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में देखेंगे कि हमारे पास मेन जो जिसकी हमने बात की अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है हमारे पास, तो वो कैसे इफेक्ट करते हैं, किन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और उनको निकालने के लिए कितने वाटर की ज़रूरत होगी। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका मैं जवाब उधर या फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।